25 दिसंबर एक ऐसी शख्सियत का यौम विलादत है कि बकौल कुदरतुल्लाह शहाब साहब कि मैं उड़ीसा में डिप्टी सेक्रेटरी था। मेरे हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा जो मुसलमानों के लिए काफ़ी जो है वो ख़तरनाक था। मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर बड़ी मुश्किल से कैद आदम तक पहुंचा, उनसे मुलाकात हुई और मैंने वो डॉक्यूमेंट कैद आदम की खिदमत में पेश किया। तो शहाब साहब कहते हैं कि ये बात उन्होंने कही कि डॉक्यूमेंट बड़ा काम का है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं बात कर रहा था जिना की। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कानून की पासदारी की, आइन की पासदारी की, कि अभी पाकिस्तान नहीं बना था और उन्होंने शहाब साहब को मना कर दिया कि आइंदा इस तरह सरकारी कागज़ जो है वो नहीं निकालना। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइन में एक वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि उसके पास 4, 5 या 6 जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं उस वक्त, उनकी एक लिस्ट जाती है और उसमें वज़ीर आज़म जो है क्रेडेंशियल्स देखकर एक बंदे को टिक कर देता है कि ये आर्मी चीफ होगा। अगर वो सीनियर मोस्ट है तो ठीक है, अगर नीचे से लिया गया है तो जो बाकी वाले जनरल होते हैं सीनियर, वो ऑटोमेटिकली घर चले जाते हैं कि ठीक है जी, ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है। लेकिन शरीफ खानदान इसको क्या समझता है? शरीफ खानदान इसको पहले दिन से वो अपने बाप का हक समझता है और एहसान जताना शुरू कर देता है, चाहे वो आसिफ नवाज जंजुआ का। और बदकिस्मती ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो चीफ्स हैं वो नवाज शरीफ ने अपॉइंट किए हैं। यानी उधर अपॉइंट करना, कुछ दिनों बाद यानी अपना एहसान जतलाना शुरू कर देना। तो आर्मी चीफ के जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो और किस्म की होती हैं। यही मामला आसिफ नवाज जंजुआ के साथ हुआ जब उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई, राहिल शरीफ के साथ हुआ, कमर जावेद बाजवा के साथ हुआ, परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, जहांगीर करामत के साथ हुआ। क्योंकि ये इसको आईनी ऑब्लिगेशन नहीं समझते, क्योंकि इनको बाप ने कहा था, इनके बाप का बड़ा मशहूर फिक्रा था कि आर्मी चीफ आपना होना चाहिए है। आपने से क्या मुराद है? इनके बाप का नौकर या इनके खानदान का नौकर? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो है ना वो पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए जो है ना वो फ़राइज़ अंजाम देना है, पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर से सारा काम चलना है। ये समझते हैं ये हमारे बाप का राज है या हमने नादिर शाही हुक्म जारी करना है। अब ताज़ा मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, खासकर जवेद लतीफ़, वो जो है ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नज़र रखें। मरियम औरंगज़ेब हो गई, अता तारड़ हो गया। ये अब क्या मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैसेजिंग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी PTI पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, उनका लीडर जो है जेल में है, लेकिन बाकी जमात जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। और यकीन करें कि अब तो कभी कभी इनकी हालत पे तरस आने लगा है। यानी ये इतने इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे खोखले हो चुके हैं कि इनको कोई समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं आपको एक बात बताते चलूं कि 62% मुहतात अंदाजे के मुताबिक 62% लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। और आप अगर 24 या 25 करोड़ का 62% निकालें, वो तो 10 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। तो फिर मुकाबला कहाँ रहा? अब इनकी एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि जी PTI को वो मैदान से निकाला जाए। आपने निशान भी ले लिया, वो उनको डर है कि अदालतें इंटरवीन करेंगी। मैंने इससे पिछले वीलॉग में बताया कि अब सारी जो गेम है वो अदालतों के पास चली गई है, चाहे वो इमरान खान की नाअहली है, चाहे वो बल्ले का निशान है, ये सारा कुछ अदालतों के पास चला गया है। फिर उनका एक और बहुत जो है ना वो एहसन इकबाल के अलावा एक और अरस्तू है वो भी लंडे का प्रोफेसर हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है, पहली दफा सुना है कि अगर जो है वो 9 मई पे आप PTI को फिक्स नहीं करते, आप PTI पर पाबंदी नहीं लगाते, तो फिर आपने अपने 18 अफसर किस चक्कर में जो है वो फारिग किए हैं। ये पहली दफा इरफान सिद्दीकी साहब ने किसी टीवी प्रोग्राम में कहा है। यानी उनका जो टोटल मिला के जो मुतालबा है, जो सियासी औकात है, वो कहते हैं कि PTI जो है वो मैदान में ना हो। PTI एज ए जमात और एज ए
यूनिट वो वहाँ ये है कि जी वो अलग-अलग उम्मीदवार हों, अलग-अलग उनके निशान हों, उनको मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान पहुँचेगा, उन्हें अक़लियती नशिस्तों पर भी नुकसान पहुँचेगा, उनको सेनेट के इलेक्शन में भी नुकसान पहुँचेगा, और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे उन पर इमरान खान का जो हुक्म मानना है वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो अपनी मर्जी करेंगे। जिस तरह पहले इन्होंने 20 जो है वो लोटे बनाए, नूर आलम और राजा रियाज और सिंध हाउस में उनको रिश्वतें दी, उनके साथ वादे किए, और अब वो फैसलाबाद वाला वो डंगर वो राजा रियाज इन्हीं के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। आप निज़ाम की सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो पिछले सिस्टम में वो अपोजिशन लीडर रहा, वो अब उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ये देखा है? लेकिन ये सारे का सारा जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, पहले दिन से 85 से इन दोनों खानदानों ने पाकिस्तान का तबाह किया है। उसमें रिश्वत, उसमें ओहदे, उसमें जो है ना वो एजाज़ात, ये सारा को ये देते हैं, नवाजते हैं और लोगों को खरीदते हैं। ये खरीदार हैं, हर ज़मीर के ये खरीदार हैं। एक दफ़ा इमरान खान ने कहा था कि ये ज़मीरों के सबसे बड़े सौदागर हैं। अब 9 मई को सामने रख के, क्योंकि जिधर भी जाते हैं इनको मुंह की खानी पड़ती है। पहले इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके देख लिया, अब जब से वो सुपर लाडला आया है, वो प्रोमैक्स लाडला आया है, उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कहीं पे जो वो रांझा है, मोहसिन नवाज रांझा, उसकी धुलाई हो रही है, कहीं पे जो है ना इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं इनके फ्लैक्सेस पे वो स्टूडेंट्स जो है वो कीचड़ फेंक रहे हैं। इनको सारी औकात तो समझ आ गई है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये एहसान समझते हैं कि हमने आपको जी वो चीफ बनाया, चूंकि हमने आपको चीफ बनाया, अब ये जो है वो हमारे मुतालबे पूरे करें। अब यानी सारा कुछ उसके साथ किया जा सकता है। निज़ाम इस हद तक जा सकता है कि अदालतें बगैर सुने वो रिलीफ दे दें, नैब छोड़ दे, नादरा वाले बायोमेट्रिक जो है ना करने एयरपोर्ट पहुंच जाएं। लेकिन सवाल है अवाम कहां से लाएं? यानी कहा तो जाता है ना फलां को फलां लाया, फलां को फलां लाया, फलां को। अब मुश्किल कौन सी पेश आ रही है? फिर ले आए इसको, लाडले को ले आए, डलवाएं लोगों से वोट इसको। अब जो मर्जी है अपना जो है ना वो कर लें, आप इस पे जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें। आप लोगों को किस तरह जो है वो लाएंगे? आप आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये भी धमकी दे दी गई है कि हो सकता है वो यही हालात रहे, नून लीग से नफरत का यही पैमाना रहा तो वो इलेक्शन से ही भाग जाएं, वो इलेक्शन का ही बैकआउट कर दें। यानी ये भी अंदरूनी ज़राए जो है ना वो दावा कर रहे हैं कि अगर आप इनको फिक्स नहीं करते, अगर आप पूरी पीटीआई को बैन नहीं करते, अगर आप इमरान खान को तायात नैल नहीं करते, तो फिर एक ऑप्शन जो ज़ेर गौर है इसका नून लीग का, वो ये है कि जी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया जाए, बजाय इसके कि पूरे मुल्क में इनके चेहरे पर कालक मली जाए, इनके चेहरे पर गंदगी मली जाए और लोग इनकी संदूकड़ियों में वोटों के बजाय कोई और चीज डाल आए, लिहाजा इलेक्शन से ही भागा जाए। ये भी एक ऑप्शन इनके ज़ेर गौर है। इसके बाद जो है वो 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने आप को बड़े तुरम खान समझते थे और अपने आप को जो है ना वो इलेक्टेबल्स या पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो अपने इलाके छोड़ के भाग गए हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम है, उसमें शहबाज शरीफ का नाम है, उसमें मरियम नवाज का नाम है, उसमें फजल रहमान का नाम है, यानी और भी इसके अलावा ये टोटल 15 बंदे हैं जिन्होंने पहले इमरान खान के सामने आने से इनकार किया कि जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। यानी दुनिया का कोई ऐसा इल्ज़ाम, दुनिया का कोई ऐसा केस, दुनिया की कोई ऐसी आजमाइश जो इन्होंने इमरान खान पे नहीं डाली। इन्होंने यानी इखलाकी दिवालियापन की मिसाल देते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर ऑडियोज़ और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस, ये सारा धंधा इन्होंने करके देख लिया। लेकिन अब ये जो जिन्होंने इतना कुछ किया तो अब लोगों ने जिद बना ली कि ठीक है जी, अगर सिस्टम उधर खड़ा है, अगर रियासत इस लाडले को जिद बना चुकी है तो फिर लोग इमरान खान को जिद बना चुके हैं।
मैंने एक वीलॉग में सवाल किया था कि पोलिंग पे क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, पोलिंग लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के वोट डालेगा। हाँ, एक जो है प्रोबेबिलिटी पैदा हो गई है, एक इम्कान पैदा हो गया है इस लाडले के लिए, वो ये कि ये जो कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, ये जो बिकी हुई ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नौकरियों की मारी हुई ब्यूरोक्रेसी है, ये जो 20-20 और 200-200 कनाल के बंगलों की मारी हुई ब्यूरोक्रेसी है, ये उसके लिए जो है वो मददगार साबित हो सकती है। लेकिन कहां तक, यानी एक तजिया निगार को मैं सुन रहा था कि 20 और 80 के फर्क को ये कैसे खत्म करेंगे। चलें 1 और 20 का जो फर्क है वो ये कुछ करके, और मैं बार बार मिसाल देता हूं आपको 17 जुलाई की, कि 17 जुलाई को क्या हुआ। 17 जुलाई को यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, यही मुंशी, यही सारी मशीनरी थी, पंजाब में हुकूमत भी इनकी थी, वफाक में इनकी हुकूमत थी। क्या हुआ, लाहौर से इन्होंने 1 सीट जीती, लाहौर से। और अब एक और दिलचस्प बात आपको बताते चलूं कि ये जो 15 उम्मीदवार भाग गए हैं अपने इलाकों से, इन्होंने ऐसे इलाके ढूंढे हैं या ढूंढने शुरू कर दिए हैं कि जहां पे नौजवानों की तादाद कम हो। यानी मैंने कहा ना, कभी कभी इन पर रहम आता है कि ये किस पस्ती में जा गिरे हैं, और जहां पे औरतों का वोट डालने का रुझान कम हो, यानी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां वो कम तादाद में वोट डालती हों, ऐसे ऐसे इन्होंने हल्के मुंतखब किए हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल वो जो है वो मौलवी है, वो जो रेंट पे दस्तयाब होता है, वो पशीन भाग गया है। यानी KPK पे हुकूमत करके और KPK में बड़ी खड़पेंचियां करके और मदरसे, वो KPK से भाग गया पशीन, क्योंकि पशीन आप जानते हैं कि कितना दूर दराज इलाका है, वहां पे औरतों का वोट, वहां पे नौजवानों का। बहरहाल इनको हर तरफ से यानी वो पता चलेगा, ये जो मर्जी कर लें। और आखिरी बात ये, मैंने एक दिन आपको डॉक्टर मुईद पीरजादा की बात बताई थी, है तो अंग्रेजी का मुहावरा कि चाय के कप और होंठों में अभी बड़ा फासला है। अभी चाय को वहां से उठाना है, फिर होंठों तक लाना है, ये बड़ा फासला है। यहां पे लोग अपने खुदा होने का तखमीना लगा रहे हैं। एक मैंने टर्म इस्तेमाल की थी साइकोलॉजी की, वो है गॉड कॉम्प्लेक्स। यहां पे लोग तखमीना लगा रहे हैं कि नऊजुबिल्लाह वो कितने % खुदा बन चुके हैं, या वो कितने % खुदा बन सकते हैं। तो वो कोशिश करके देख लें, बड़े लोगों ने की। फिरौन की मम्मी पड़ी है ना कायरा में, जिस पे टिकट लगा हुआ है कि देखें जी, ये अपने आप को कहता था मैं खुदा हूं। नमरूद कहता था, यानी यजीद अगर वाज़े नहीं कहते थे तो उनके अमाल बताते थे कि ये अपने आप को खुदा समझते हैं। और फिर ये तो कुदरत का असूल है ना कि लाइव ये हो नहीं सकता कि आप जो जिंदगी फिरौन की गुजारें और आकबत आपको मूसा की मिले। ये कहां पे लिखा है? आप जिंदगी फिरौन की गुजारेंगे, आकबत भी फिरौन की मिलेगी। आप जिंदगी यजीद की गुजारेंगे, आकबत भी यजीद की मिलेगी। आप जिंदगी शद्दाद की गुजारेंगे, आकबत भी शद्दाद की मिलेगी। आप जिंदगी अबू जहल की गुजारेंगे, आपको आकबत भी अबू जहल की मिलेगी। तो ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें कि आप जो है वो फिरौन बन के रहेंगे और आकबत आपकी मूसा वाली होगी। तो लोग अपने तौर पे तखमीना लगा रहे हैं। मुझे एक तजिया निगार की बड़ी बात पसंद आई कि ये तखमीने लगा रहे हैं कि हम कितने % खुदा हो सकते हैं। हम अदालतों से बरी करा सकते हैं, हम केसेस ख़त्म करा सकते हैं, हम नादरा को उस पे एयरपोर्ट पे भेज सकते हैं, हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम प्रोटोकॉल दे सकते हैं, हम चारों हुकूमतें कदमों में बिछा सकते हैं। लेकिन पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि ये जो खल्क़े खुदा है ये खुदा का कुंबा है, और दूसरा ऊपर खुदा होता है और नीचे लोगों की ताकत होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बंदे को कहना पड़ा कि कभी भी तलवार के जोर पर किसी को अपना हुक्मरान नहीं बनने देना, और किसी भी तलवार वाले को तलवार के जोर पर अपना हुक्मरान तस्लीम नहीं करना। ये हजरत उमर कह गए हैं, यानी जिनका रोब व दबदबा तारीख में मशहूर है। तो यहां पे लोग तखमीने लगाते रहे कि वो कितने % खुदा हैं, लेकिन चाय
اور ہونٹوں کے درمیان ابھی بہت فاصلہ ہے۔ ایک منصوبہ ہوتا ہے اس زمین پر انسانوں کا، اور ایک منصوبہ ہوتا ہے اوپر آسمانوں میں اللہ پاک کا، اور وہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ ان کے منصوبے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ جو تخمینہ لگا رہے ہیں کہ یہ کتنے % خدا ہیں، اس کا پتہ بہت جلد چل جائے گا، اور یہیں پہ سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا۔ کچھ ہو گیا ہے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں، یعنی اب چونکہ بال چلی گئی ہے عدالتوں کے پاس، تو اگر عدالتوں نے بھی ایکسپوز ہونا ہے تو وہ بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ تخمینے لگاتے رہیں، خدا صرف ایک ہے، طاقت صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کرسمس والوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور جو اپنے خدا ہونے کا تخمینہ لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تدبیر اسی کی بہترین ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹس ضرور کریں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے تعاون کی اور آپ سے مدد کی درخواست ہے۔ اس خاکسار کو سبسکرائب کریں، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔